अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा, इस वक्त चूँकि पंजाब में काफ़ी हलचल रही है और पंजाब की बहुत बात हो रही है। कल गो के अदालत का जो फ़ैसला था वो परवेज़ इलाही साहब के हक़ में आया, लेकिन वफाक यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले पर अपने एतराज़ात रखती है। और इस हवाले से अब जो मुतालबा सामने आ रहा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब की सूरत हाल का अज़ खुद नोटिस ले। और नून लीग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस पर कहा गया कि अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ दिया है और शायद आइन इस सारे मामले की इजाज़त नहीं देता। अब ये चीज़ भी वाज़ेह की जा रही है कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेने के साथ ही वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। वो अब तक इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं और उनके साथ खड़े होने की वो बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल का जो दिन था वो तो हतमी तारीख थी जिस पे दोनों असम्बलियाँ तहलील होनी थी, लेकिन चूँकि ये पंजाब की सूरत हाल पर क्वेश्चन मार्क्स थे तो लिहाजा केपी की भी जो असम्बली तहलील होने का मामला था उसको फिलवक्त मौखर किया गया है। अब तमाम तर जो मुतालबात हैं वो बहुत सारे मुतालबात थे खान साहब के, पर नैरो डाउन होकर बात सिर्फ और सिर्फ अब जल्द इलेक्शंस तक आ गई है। और ये जो मूव थी दो असम्बलियाँ तहलील करने की, ये भी जल्द इलेक्शंस के लिए है। इसके साथ साथ फिर पेश होना है कौमी असम्बली में अपने इस्तीफ़ों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो वो चाह रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस मुल्क में जल्द अज जल्द हों। लेकिन इस बात का कोई इरादा बज़ाहिर इस वक्त PDM में मौजूद जमातों को नज़र नहीं आता। ना वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शंस हों, लेकिन प्रिडिक्शंस जो हैं खान साहब वो दे रहे हैं, वो मार्च या अप्रैल में ही इलेक्शंस हो जाने की बात कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ हमें यहाँ तक भी बात सुनाई देती है कि फाइनेंशियल एमरजेंसी या कुछ तरह के मामले पे जो अपना हतमी वक्त है उस पर भी इलेक्शन ना हो, बल्कि 6 महीने साल मज़ीद आगे चले जाएँ इलेक्शंस। लेकिन ये गैर यकीनी की जो सूरत हाल है यकीनन वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, अदम इस्तेहकाम है और उससे जो मैशत है वो भी ज़बूं हाली का शिकार है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। और जितनी इंस्टेबिलिटी रहेगी यकीनन उतने ही सवालात उठेंगे और उतनी ही मैशत कमज़ोर रहेगी। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में तफसील से हम इस सारी सूरत हाल पर बात करें, तो पंजाब पर, फिर इसके बाद क्यों जनरल इलेक्शंस फिल फोर ज़रूरी हैं और क्यों PDM ये अफोर्ड नहीं करना चाहती, और फिर मुज़ाकरात की भी कोई बात और गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म के मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों तो पहले इलेक्शंस की डेट मिले फिर मुज़ाकरात हों, तो फिर कोई जवाज़ मुज़ाकरात का रह नहीं जाता, यानी कि वो अपनी शराइत मनवा के ही मुज़ाकरात चाहते। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। राजा आमिर अब्बास साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं। और PJ मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप, एक तो कल का जो फैसला है उस पर नून लीग के एतराज़ात हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वाकई कोई आउट ऑफ द वे जाकर कल कोई रिलीफ मिला है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, या इट वाज एक्सपेक्टेड कि इसी तरह की कोई चीज़ सामने आएगी? नहीं, जो ओपन हैंड छोड़ दिया गया है कि आप जब चाहें ले लें तेरी इत्तेमाद का वोट, चाहें तो ले लें आप। वो एक ज़रा सा कल भी मैंने बात की थी इसके ऊपर, मुस्तकिल बात करता आ रहा हूँ। वो एक ओपन एंड दिया गया है। उसमें ये क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि परवेज़ इलाही साहब जोड़ तोड़ करेंगे और अपनी अक्सरियत बना लेंगे वगैरह वगैरह, जो भी इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन मेरा मसला ये नहीं है। मेरा मसला ये है कि अदालतें आइन किस तरह लिख सकती हैं। हाउ अ कोर्ट कैन राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन, नेवर। 63A पर भी यही हुआ, केस अदालत में मौजूद है और उसमें भी समाप्त नहीं हुई है, फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया है। ये मामला भी ऐसा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है ये इत्तेमाद के वोट का। दूसरा जो पंजाब असम्बली की रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उसके क्लॉज 20 और सब क्लॉज 7 मौजूद है कि अगर गवर्नर के कहे हुए दिन पर आपने वोट नहीं लिया इत्तेमाद का तो आप सीज्ड हो गए, आप ख़त्म हो गए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से। उसको कोर्ट कहती है टाइम फ्रेम का मसला आ गया। टाइम फ्रेम का हवाले देते हैं वो वट्टो केस में। वट्टो केस में भी टाइम फ्रेम आइन में नहीं लिखा हुआ। मुझे कहीं दिखा देंगे लिखा हुआ है आइन के अंदर कि 10 दिन कम से कम होने चाहिए, कहीं जी। नहीं लिखा हुआ। यहाँ भी कहीं नहीं लिखा हुआ 20 क्लॉज 7 के अंदर, यहाँ भी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अब बात यह है कि जो भी अदालतें फैसला करती हैं वो आइन के मुताबिक होता है या होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से फैसले आइन से मावरा हो चुके हैं, बहुत से फैसले
राय साहब बैठे इतराज़ करेंगे, मुझे फिर धमकी देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। लेकिन बहुत से फैसले हमारे यहाँ आइन से मावरा हुए हैं और वो हुए हैं जिन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया। मैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की मिसाल दूँगा आपको। बहुत पिछला केस है, जस्टिस मुनीर वाला। जी। ऐसा केस आप समझ नहीं पा रहे कि वो केस इस मुल्क को तबाही के गार में ले गया। फिर कितने केस हैं आपके पास? भुट्टो वाला केस है, जस्टिस नसीम हसन शाह के इकबाली बयान मौजूद है। तो अदालतें भी अपने आप को देखें ज़रा सा। और जहाँ तक सोमोटो केस का है, सोमोटो केस नहीं बनता। जो कह रहे हैं ना राणा साहब हमारे, राणा सनाउल्लाह, रानू के राणा, राणा सनाउल्लाह जी। कि किस बात का सोमोटो भाई? कोर्ट ने एक फैसला दिया है, आप अपील में चले जाइए, आप उसको चैलेंज कर दीजिए, आपके पास 100 रास्ते मौजूद हैं। सोमोटो हर आदमी चलाता है, सोमोटो लो। एक साहब उधर से साइड से बोलते हैं कि भाई सोमोटो ले लें आप, उधर पीछे से आवाज़ आती है। सोमोटो क्या है? कोई तमाशा नहीं है। उसको तमाशा बनाया ज़रूर गया हमारे यहाँ, तमाशे बहुत बनाए गए हमारे यहाँ। लेकिन अब तो अल्लाह का खौफ करें, सोमोटो पर थोड़ा काबू करें, जजों को फैसला करने दें। लेकिन अब तो इस्लामाबाद बेग हाई साहब वो कोर्ट ने खुद भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। अब तो पहले तो उनका नो, यही था कि आज खुद नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट, फिर नहीं उन्होंने ये सोमोटो फैसला। नहीं हो सकता ना इसके ऊपर। हाँ जी, कैसे हो जाएगा? शायद यही सोच के मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहा कि अब हम चैलेंज कर लेते, हम तो ले करें, जाते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट। जाएं, तब हिम्मत करें। राइट, मैं ज़रा राजा साहब से भी पूछ लेता हूँ। राजा साहब, हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा होती है, आई है। ऐसी कोई मिसाल है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट इसलिए लें ताकि हुकूमत तब्दील ना हो सके और वो असम्बली तोड़ दे? ये कोई एक नई चीज़ होगी शायद पंजाब में कि वो लोगों को अपनी तरफ लेकर आएंगे कि मैं सिर्फ एतमाद का वोट लूँ और लेते साथ मैं असम्बली तोड़ दूँ, यानी कि इन हाउस कोई चेंज ना हो जाए। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग जोन सी है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक दो फैसले आए हैं जिसमें उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को काफी हद तक बंद कर दिया है। हमजा शरीफ का आपको फैसला याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी भले से अगर आप अपने पार्लियामानी लीडर की डायरेक्शंस के खिलाफ अगर वोट करेंगे तो आपका वोट काउंट भी नहीं होगा और आप डीसीट भी हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में ये जो अभी पंजाब की सिचुएशन है, इसमें दो मोशंस मूव हुए। पहला मोशन जो मूव किया, वो पहला मोशन मूव किया पीडीएम ने कि जनाब परवेज इलाही साहब के खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, जो कल उन्होंने वापस ले लिया था। और दूसरा फिर गवर्नर साहब ने वहां से अंडर आर्टिकल 130(7) उन्होंने लिख दिया कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें विद इन 24 आवर्स और डेट भी दे दी। अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो पहले आया हुआ था, अगर असेंबली में टेकअप होता है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो लॉ है वो ये है कि पीडीएम को 186 मेंबर्स शो करने थे अपनी स्ट्रेंथ एट द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो वहां पे चला गया उन्होंने। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शो करना है परवेज इलाही साहब ने कि जनाब मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये हैं, ये मेरे अरकान हैं 186। अब इसमें मुमकिन तौर पे जो आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर सकते हैं, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो उनके पास गुंजाइश कम थी कि जनाब अगर वो करते भी तो जो चौधरी साहब हैं वो उनके वोट अगर अपने हक में डलवाते भी तो वो काउंट नहीं हो सकते थे। सही। अब ये हो सकता है कि अगर जो पीडीएम है, अब चूंकि इन्होंने बंदों की स्ट्रेंथ शो करनी है, 170 पीटीआई के हैं और 10 इनके हैं, तो इन्होंने 186 शो करने हैं, जबकि इनकी कोई 190 के करीब स्ट्रेंथ बन रही है। तो इनके अगर 186 जो अफराद हैं उसमें से 5, 6 या 7 अगर नहीं आते, अगर जरदारी साहब बैठे हुए हैं वहां पे लाहौर में, अगर वो वोटर्स जो के बात की जा रही है पीटीआई की तरफ से कि जी ऑफर्स आ रही हैं कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं आना, भले से बैरून मुल्क चले जाएं, इलाज के लिए चले जाएं, नेशनलिटी ले लें, जो कुछ भी करें, तो ऐसी सूरत हाल में परवेज इलाही साहब को प्रॉब्लम होगी कि अगर 186 वो बंदे शो ना कर पाए, क्योंकि परवेज इलाही साहब ये नहीं कर सकते कि पीटीएम के कोई सी अफराद को मिला लें और अपनी काउंटिंग में शामिल करें, उस चीज की इजाजत नहीं है। तो परवेज इलाही के पास हॉर्स ट्रेडिंग का रूम नहीं है। रूम है तो पीडीएम के पास है कि वो पीटीआई के बंदों को
या क्यू लीग के बंदों को कहें कि आपने असेंबली नहीं जाना उस रोज। अब जहां तक आपकी ये जो दूसरी बात थी कि जी चैलेंज करने की बात, तो चैलेंज तो किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ऑल दो लॉ ये है कि जो इंटरम ऑर्डर्स होते हैं ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, तो इंटरम ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि इंटरलोकेटरी होते हैं, एक खास मुद्दत के लिए होते हैं, उसमें नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट जो सी है वो इंटरफेयर नहीं करती कि जी हमारे पास तो अपील का राइट फाइनल ऑर्डर में है। तो अभी तो एक शॉर्ट ऑर्डर हुआ है अगली तारीख तक, तो इसमें लग ऐसे रहा है कि अगर रोज तो कम है, अब लेट्स सी अगर वो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट शायद इंटरफेयर नहीं करेगी, जैसे कि बहुत सी रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। अदरवाइज अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो मुमकिन तौर पे ये भी हो सकता है कि जी ये टोटल ही केस के जो इन्होंने बात की है गवर्नर साहब ने, बलीवर रहमान साहब ने जो ऑर्डर दिया है, वो भी वटो केस की खिलाफ है, क्योंकि इसमें असल इशू है कि वो बिल्कुल कह सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्हें एक रीजनेबल टाइम देना है। ये नहीं मुमकिन कि आप कह देंगे जी 24 घंटों में आप अपने 186 की स्ट्रेंथ शो कीजिए, अदरवाइज आपको हम डी नोटिफाई कर देंगे। अगर यही प्रैक्टिस होती है तो फिर आप ज़हन में ये रखें कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो महज 1 या 2 वोटों पे खड़ी है। अगर हमारे कोई फॉरेन मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स वगैरह बैरून मुल्क, यूनाइटेड नेशंस या किसी और सरकारी दौरे पे हैं और यहाँ से सही है राज साहब, मैं जो समझ पाया हूँ यानी कि जो 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 जिस तरह डी नोटिफाई किया गया, आप समझते हैं कि वो भी रिवायत एक ठीक नहीं थी और वो आगे चलकर विफाक में भी अगर यही हो जाए। मैं आई गॉट योर पॉइंट कंप्लीट। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जमीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त की ये जो पूरी की पूरी सूरत हाल है? जो चीज़ भी है वो उस तरह से हो नहीं पा रही है। अब ये मूव पे भी सवाल उठ पड़ गए हैं बहुत सारे और चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही हैं आपके ख्याल से परवेज़ इलाही साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए, या डू यू सी इट द अदर वे अराउंड कि ये दूसरों के लिए मुश्किल है? देखें, यहाँ आपको ऑल अराउंड इनकॉम्पिटेंस नज़र आती है। अगर गवर्नर ने ये मूव करना था तो डिडंट ही उनको कोई एडवाइस किसी ने नहीं किया कि आप ये गलत कर रहे हैं? आपको पहले एडवाइस अगर कर देते तो शायद आप ये ना करते। अब बात आती है बीच में कि 7 दिन हो, 10 दिन हो, 3 दिन हो, आपने नोटिफाई किया नहीं किया, उसने असेंबली को डिसॉल्व करने का किया नहीं किया। द क्वेश्चन इज़ कि आप कहते हैं ना नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस तो आपकी इंटायर असेंबली के ऊपर इस वक्त, whether it is the government or the opposition, because at the end of the day हम जो गेम कर रहे हैं वो गेम सिर्फ ये कर रहे हैं कि मैं पार में आ जाऊं, that's it, whether it is PTI or whether it is PDM। हम कह रहे हैं कि I stay in power and you want to come into power। अब ये अगर नो कॉन्फिडेंस लेके आते, let's say hypothetically, क्या is it in the public interest or is it in the party interest कि हमने पार में आना है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इसमें कोई नहीं है। सो इसमें बड़े फैक्टर्स हैं और हर चीज़ जो हम अब कोर्ट्स में जाके खेल रहे हैं, तो फिर जजेस को कहें प्लीज़ आप ही आके रूल कर लें, क्योंकि हर जो भी केस होता है जज के पास चले जाते हैं, जज कभी बहाल कर देता है, कभी डिस्क्वालीफाई कर देता है, एंड ये आपकी जो है ना लूडो, ये नेशनल लूडो ये आपके साथ खेली जा रही है। मैं समझता हूँ इसके अंदर एक ये जो PTI शोर कर रही है कि भाई इलेक्शन करवा दो, यार करवा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी डाउनर के ऊपर इलेक्शंस नहीं कराता, क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट में हो और हालात ठीक ना हो तो आप इलेक्शन कभी भी नहीं कराते। ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में होता है। तो जब आप कहीं अपर पे आते हैं फिर आप इलेक्शंस करवाने के लायक बनते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ वोट मिले। आज इलेक्शन कराएं, ये तो PMLN जितनी भी बैठी है या PDM, ये तो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी। सो बेसिकली वो भी डरते हैं कि भाई हम ऐसे कुएं में क्यों छलांग मारें। अब वो कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस लेके आओ। नो कॉन्फिडेंस क्यों लेके आओ कि भाई दे वांट द असेंबलीज टू कंटिन्यू बिकॉज इनके पास फेडरेशन है एंड दे वांट टू कंटिन्यू
कि कुछ सैल्वेज करें। अब ये कसूर पीडीएम का भी नहीं है, आपके इंटरनेशनल रिसेशन है, आपके पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ हैं, और उसी के लिहाज से आपने बजट भी तैयार करने हैं। सो ये कैच 22 की सिचुएशन है जिसको ये दोनों को बैठ के मैं समझता हूँ एक डायलॉग करना है, क्योंकि अभी तक मोनोलॉग आ रहा है, डायलॉग नहीं आ रहा। और जब तक ये डायलॉग नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये सिचुएशन और ख़राब होगी, और इतनी ख़राब ना हो जाए कि आपकी पॉइंट ऑफ नो रिकवरी हो। क्योंकि जो भी आएगा वो कहते हैं कि ना एक क्वैगमायर में अंदर जाएगा, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। सो आई थिंक द सेंसिबिलिटी एंड सैनिटी शुड प्रिवेल कि ये संजीदगी से एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें। फॉरगेट who's in power and who's not in power। आपने मुल्क को बचाना है कि अपनी पार्टीज को बचाना है, कि जस्ट टू कम इनटू द स्टेट ऑफ प्ले, ये नहीं है। आपने को बड़े इंटरेस्ट को भी तो देखना है ना। वी आर नॉट लुकिंग एट द बिगर इंटरेस्ट, एंड दैट इज द सैड बिट। मैं बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त तक अब जो पूरा तज्जिया आ गया हमारे पास, लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने अब तक जो जो कार्ड्स खेले हैं वो कामयाब नहीं हो सके अपनी किसी भी चीज़ में। 2 लॉन्ग मार्च, 1 मार्च वो लेके आए इस्लामाबाद, फिर नो रीज़न उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, कहा कि बेहतर मफाद में अवाम के और टकराव होने से बचाने। दूसरे में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए, लेकिन फिर क्या प्लान था उसको डायरेक्शनलेस एक मार्च था, फिर वो इस्लामाबाद आया, वहाँ से ऐलान असम्बलियों की तहलील का हुआ। अब अगर पंजाब ही वहाँ पर वो इत्मीनान का वोट ही नहीं ले पाते परवेज़ लाई साहब, और फिर वो असम्बली नहीं टूटती, केपी मौखर कर दिया है, यहाँ से भी आप समझते हैं कि बज़ाहिर चीज़ें उनके लिए मुश्किल होंगी। जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं जो भी वो चाल चल रहे हैं वो नाकामी की तरफ जा रही है, अब तक वो कामयाब नहीं हुए किसी चीज़ में। आप क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल सही बात है कि जितने उनके पहले वादे थे इंतखाबात से पहले सॉरी गूगल में पड़े हुए निकाल लें, कोई वादा पूरा नहीं किया, कोई रिफॉर्म्स लेकर नहीं आए, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल पाई, टैक्स में कमी नहीं हुई, तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, रोज़गार नहीं बढ़ा, और रोज़गार के साथ साथ ये भी हुआ कि लोग मज़ीद बेरोज़गार हो गए, और ना वो मकान बने, ना वो नौकरियां आई, ना वो बहार आई, ना वो फूल खिले, ना गुलिस्तां खजा। ये सब कुछ था जो हमारे सामने आता गया। उसके बाद अब जो खान साहब कहते रहे कि मैं इंतखाब की डेट लेकर आऊँगा, मैं धरना दूंगा, मैं लाहौर इस्लामाबाद पर चारों तरफ से लश्कर आएंगे, चारों तरफ से लोग आएंगे, कोई नहीं आ पाया भाई। अफसोस हुआ, दुख हुआ कि कोई नहीं आ पाया, और खान साहब को इस्लामाबाद जाने का रास्ता भी नहीं मिल पाया। वो एक गली में 56 एवेन्यू क्या है वो, वहाँ पर रहे, वो उससे आगे नहीं बढ़ पड़े। परसों का अगर आप मुजाहरा देखें गवर्नर हाउस पर, तो उसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने लोग हैं। तो जितना वक्त गुजर रहा है वो डिप्रिसिएशन का है, वो खसारे का वक्त है खान साहब के लिए। खसारा बढ़ रहा है खान साहब का। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं, ये हमारा मंत्रा है जो हम ज़ाहिर है हमारे अंदाजे के मुताबिक है। लेकिन एक अंदाज़ा और नया बन रहा है गुज़िश्ता 2-3 महीने के दौरान कि खान साहब की जो मकबूलियत थी वो कम हो रही है। अब लोग इतने ख़तरनाक अंदाज में बहस नहीं करते जितना पहले करते थे। अब कत्ल नहीं हो रहे लोग इमरान खान साहब की मुखालफत पे या हिमायत पे। सूरत हाल ये बन रही है। हालात ये हैं कि हम बन्नू पे बात नहीं कर रहे। मुझे आज शिकवा करना है आप लोगों से कि हमने बन्नू पे, हमने खान साहब पे बहुत बात कर ली, हमने मुस्लिम लीग नून पे बहुत बात कर ली, हमने पीडीएम पे बहुत बात कर ली, हमने इंतखाबात पे बहुत बात, हमने बन्नू पे बात नहीं की कि बन्नू में क्या हुआ। अच्छा, बेग साहब फॉर रिकॉर्ड बताता चलूं, कल मैंने हाफ ऑफ माय प्रोग्राम वाज ऑन दिस इशू पर्टिकुलर। हाफ नहीं चाहिए ना भाई, हाफ नहीं चाहिए, इस पे तो पूरे दिन की ट्रांसमिशन चाहिए थी जो हमने नहीं की। हमारी अपनी क्या क्या जो भी आप कह लें उसको मैं नहीं कह सकता, मैं मीडिया का आदमी हूँ। हम क्या, अगर ये बन्नू जो है ये हिंदुस्तान में होता तो आप ये बात कर रहे होते कि राहुल गांधी पैदल मार्च कर रहा है, ये नहीं हो रहा होता। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग रहे होते, नक्शे बन रहे होते, ग्राफिक्स आ रहे होते। हमने उन हीरों को, उन जांबाजों को जिन्होंने जान पर खेलकर केपी की हुकूमत की गलती को ठीक किया और उनका सफाया कर दिया, उनका ख़तरनाक सफाया किया, ऐसा सफाया किया कि वो सहम कर बैठे हुए हैं। उनको हमने हीरो तक नहीं करार दिया। महमूद साहब जो हैं वज़ीर आला साहब,
वो वहां गए तक नहीं, वो जख्मियों के पास तक नहीं आए, उन्होंने उनकी आदत तक नहीं की। और हम लगे हुए हैं कि इंतखाबात वक्त से पहले करा दें, इंतखाबात वक्त के बाद नहीं होने चाहिए, इंतखाबात अगले साल होने चाहिए। देखिए, मईशत का मसला अपनी जगह पर मौजूद है, मईशत बहुत जवाल पजीर है, मईशत इंतखाबात से भी ठीक नहीं होगी। खान साहब दोबारा आ जाएं, खान साहब फिर मुकदमा कर लें MQM से और काफ लीग से, अब मना तो कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो है ना मुकदमा, पंजाब में मखलूत हुकूमत है, दोबारा कर लेंगे वो, कोई मसला नहीं है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट कर दिया तो फिर तो वाह वाह, फिर एस्टेब्लिशमेंट वही हमारे मोहसिन हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे कायद हैं, और जितने बड़े मोहसिन ये लोग हैं, और कोई नहीं है, यही रहेगा हमारे साथ। तो हमें जो बेसिक मसाइल हैं, हाँ, टेररिज्म का मसला बेसिक है, मैं वार्न कर रहा हूँ यहाँ बैठकर कि टेररिज्म का मसला बेसिक है, और वो मसला आपको बहुत परेशान करेगा, आपकी रही सही इकनॉमी तबाह हो जाएगी। सर ऑलरेडी परेशान करना शुरू कर दिया है, एक बन्नू नहीं है उसमें, वाना में पुलिस स्टेशन पर आकर लोग मैं वही पुलिस दोस्त को कर रहा हूँ ना यरगमाल भाई, बना लेते हैं, स्नाइपर से बन्नू तो केपी बन्नू पुलिस में इस्तारा शूट है, किया जा रहा है, बन्नू कैपिटल तक इस्तारा तो है कल सलाम। ब्लास्ट हो गया। मैंने जिक्र किया प्रोग्राम में कि जो चीज़ हम भूल गए थे अब दोबारा से वो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के वो आर्म स्पॉट्स वहाँ पर हमें अब दोबारा से चेक पोस्ट इन प्लेस होती नज़र आ रही। तो मेरे ख्याल से ये तो ऑलरेडी अब एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन गया है। मैं राजा आमिर साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, अर्ली इलेक्शंस तो किसी की भी डिमांड हो सकती है और कभी भी की जा सकती है, आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक एक जायज़ मुतालबा है, एंड डू यू थिंक कि अगर मान भी लिया जाए आज और जिस तरह मार्च अप्रैल में खान साहब चाहते हैं इंतखाबात हो भी जाएं, तो फिर जो भी नताइज आएंगे वो तस्लीम कर लेंगे, और क्या फिर जो भी नताइज आएँ उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकेंगी, या ये मामलात फिर भी शायद हमें हल होते नज़र नहीं आएंगे? देखिए, आप भी जैसे बेग साहब ने बात की कि बड़े ग्रेव प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान को, और वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो जब तक मिल बैठ के सारे सब नहीं जोड़ेंगे, जितने भी सेन माइंड्स हैं पर्टिकुलरली, आप किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो फॉर लॉन्गर टर्म सोल्यूशंस, फॉर लॉन्ग टाइम पॉलिसीज, आपको ऐसी फॉर नेशनल एक आपकी कंसेंसस हो, और आपके पास ऐसी गवर्नमेंट हो कि जिसपे आपने ये इश्यूज खाली विद इन योर कंट्री सेटल नहीं करने हैं। अगर आपकी इकोनॉमी वीक है, आपके इंटरनेशनल इश्यूज हैं, तो आपने इंटरनेशनल डोनर से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे बैंक से डायलॉग करना है। आपने सऊदीया से, आपने चाइना से, आपने UAE से डायलॉग करना है। अगर आपके पास ये इश्यूज आ रहे हैं जो से हैं क्रॉस बॉर्डर वाले, आपने इतनी बड़ी बाड़ लगाई थी, वो फेंसिंग हुई, फेंसिंग के बाद भी अगर हम देखते हैं कि जी क्या वजह है कि पिछले चंद माह में ये इन्फिल्ट्रेशन दोबारा से शुरू हुई। कोयटा आप भूल गए, चमन बॉर्डर पे पूरा एक तरीके से हमला कर दिया गया शहर के अंदर। तो ये वो चीजें हैं कि जब दुश्मन आपका देखता है कि आपके मुल्क में कौमी यकजहती की कमी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी हाइट पे है, इकोनॉमिकली वैसे वीक हो रहा है, तो उसने लाजमी तौर पे अटैक करना है। वो तो बैठा ही आपको अटैक करने के लिए है, और इस चीज को रोकने के लिए अब क्या देखना है कि जी क्या जो बैरूनी मुल्क लोग हैं उन्हें नजर नहीं आ रहा कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, जो कि 60% है, वहां की हुकूमत ऐसी है कि जिसका एक हफ्ते या 10 दिन या महीने का नहीं पता, चलेगी नहीं चलेगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नो कॉन्फिडेंस होगा, A होगा, B होगा, ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से KP जो सेंसिटिव सूबा है, वहां की गवर्नमेंट का नहीं पता। नेशनल असेंबली में देखिए तो वहां पे मेजॉरिटी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया अभी कि जनाब ये जो लेजिस्लेशन हो रही है, क्या हम इसको एक गैर मुकम्मल पार्लियामेंट में होती हुई लेजिस्लेशन को आईनी करार दे सकते हैं। तो ये वो तमाम इश्यूज हैं कि, और अवाम को अगर हम देखते हैं तो अवाम इसी तबज्जुब में मुब्तला है कि जी क्या होने वाला है। तो इस अनसर्टेनिटी को अगर खत्म वाकई ही करना है, एक अननेचुरल सा अलायंस आपको PDM के फॉर्म में नजर आया कि आज आप इलेक्शंस अनाउंस करते हैं तो वो सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, ये अलायंस बैठ जाएगा। तो अगर तो समझा जाए कि जी मुल्क की इसमें बेहतरी है, एक 5 साल हुकूमत A की आती है या B की आती है,
अगर वो आ जाती है तो फिर हर शख्स अपना अपना काम करे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बने, परमानेंट आप आगे चले, बनिस्बत इसके कि जी रोडों पे एहतजाज, ये चीजें और सारा जो हमारा टीवी का टाइम है वो इसी पे चल रहा है कि जी आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो इट्स हाई टाइम कि इसको बैठ के फैसला कीजिए। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन। अदरवाइज आप कोई कॉस्मेटिक्स जितनी भी कर लें, ये चीजें कॉस्मेटिक्स से खत्म नहीं होंगी। ए को हटा के बी को बिठा दें। कभी बात की जाती है जी टेक्नोक्रेट्स को ले आएंगे, कभी टेक्नोक्रेट्स को आप कैसे लाएंगे? ऐसे लाएंगे कि जो आपको लोन देंगे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, वो फिर यही कहेंगे कि जी हमारा बंदा लगाइए फाइनेंस मिनिस्टर, वो फिर यही कहेंगे कि जी हमारे बंदों को एडजस्ट कीजिए। हम तो खाली उनसे बात करेंगे, इसाक डार साहब से तो बात कोई नहीं कर रहा। तो ये काफी सीरियस इश्यूज हैं एंड इलेक्शन नो डाउट इज अ गुड सोल्यूशन फॉर ऑल दिस। इलेक्शन नो डाउट इज अ गुड सोल्यूशन फॉर ऑल दिस। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पीजे बीर साहब, द क्वेश्चन रिमेन्स देयर कि इलेक्शन एक अच्छा सोल्यूशन है फॉर द टाइम बीइंग। मैं तो ऑन द अदर साइड ये देखता हूँ कि इलेक्शंस पे अगर किसी की मर्जी के नताइज नहीं आते और फिर भी मामलात सही नहीं होते, या अगर मैं कहता हूँ हो भी जाते हैं इलेक्शंस और कोई मान भी लेता है उसके जो भी नताइज हैं, पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, तो ये इक़्तिदार तो जिन जिनको चाहिए, सबको चाहिए। इक़्तिदार शायद अभी किसी की ख्वाहिश है तो उसको मिल जाएगा, अवाम के हालात तो नहीं बदलेंगे और इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे। देखें, नंबर वन, ये पीडीएम को बड़ी जल्दी थी कि इनको हटाओ, पीटीआई को हम इमीडिएटली आपको एक यू टर्न करके देंगे इकोनॉमी वाइज। नहीं हुआ। जैसे पहले कहा, पाकिस्तान भी कोविड का शिकार, ऊपर से इंटरनेशनल रिसेशन, तेल की कीमतें कहाँ, यूक्रेन वॉर। उसके बाद अब ये वही कर रहे हैं जो पीडीएम ने किया है, ये पीटीआई, इलेक्शन करवा लो। और भाई तुम इनको वेट कर लो थोड़ा सा, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लो। ये तो नीचे जा रहे हैं बेचारे। अब अगर आप अभी जाओगे, आपके पास क्या गिदड़ सिंगी है कि आप कल यू टर्न ले आएंगे, पेट्रोल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेहतर हो जाएगी। यू टर्न वाली तो गिदड़ सिंगी है ना सर, वो तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और मानते हैं। देखें, यू टर्न politically there is no such thing as a U-turn. It is reviewing your policies. हम पाकिस्तान में इसको नेगेटिव ले जाते हैं। यू टर्न नहीं होता, आप इसको रिव्यू करते हो अपने डिसीजंस को और अपने एक्शंस को। सिंपल इज दैट। हमने इसका स्टंट बना देते हैं, ओ जी यू टर्न मार दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। इट्स इररेलेवेंट। और ये आज जो डिस्कशन है, इट इज़ टोटली इररेलेवेंट। ये अभी जो बेग साहब ने बात की है, आपके घर के अंदर दुश्मन आ गया है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर जाके वो अपने हॉस्टेजेस ले, ये जो उनके पकड़े हुए हैं वो लेके चले जाएं, तो मुझे बताएं आपका व्हाट इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? मुझे बता दो, उसका जवाब दे दो। और ऊपर से क्या हो रहा है, फेडरल इससे जो है आपकी केपीके की जो गवर्नमेंट है उससे लड़ रही है कि जी आपका ये कसूर है, वो कहता है जी आपका कसूर है, वो कहता है तनख्वाहें नहीं दी हैं, वो कहता है जी रेंटेड अकोमोडेशन है। आई मीन व्हाट नॉनसेंस आर वी टॉकिंग हियर? आई मीन ये सीरियस चीज़ है। ये आ गए हैं आपके पास और हम लड़ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। ये क्लिप आप अभी रिकॉर्ड कर लो, इलेक्शन होंगे, नो वन विल एक्सेप्ट देम, आई गारंटी यू दैट, नो वन विल एक्सेप्ट देम। और देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। सो करें तो करें क्या? मुसीबत ये है कि हर बंदे को तो शौक है बाहर में आने का, और जब बाहर बैठता है मैंने ये करना है, आपने ये करना है, फलाना करना है, ये करना है, और आप समझते हैं कि आप एक वो कहते हैं ना, एक तीर मार देंगे, जिस तरह ये सेठी ने आके तीर मार दिया। वो रमीज़ राजा अच्छा भला काम कर रहा था, उसको आप टाइम देते, सेठी ने आके हर चीज़ उड़ा के रख दी पकड़ के। यार खुदा के लिए थोड़ी सी तो संजीदगी दिखाओ, कहीं थोड़ी सी संजीदगी दिखाओ। आपको कहीं चैन आता ही नहीं है। वो एहसन इकबाल 25 साल का विजन आगे लेके आया, उसको थोड़ी सी दिखाओ, जो कि पंजाब गवर्नमेंट लेके चली है।
PMLN के ये जो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं लेके चलिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे अंदर सब्र नहीं है। और सब्र जो है अरसलान खालिद, आपको सब्र जो है नज़र आता है कि आपकी अवाम और कौम की मेंटालिटी क्या है, बाय द वे दे राइड द मोटरसाइकिल, द वे दे ड्राइव द कार, द वे दे मूव ऑन द रोड्स, दैट शोज योर नेशनल कैरेक्टर। तो अगर आपका नेशनल कैरेक्टर ही यही है कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, देयर इज नो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग अंडरस्टूड। हम नहीं है वो। तो बेसिकली आपकी जो प्रायोरिटी है आप उसको पहले ठीक करो, और जो चल रहा है, जो स्ट्रीमलाइन हो रही है, अब कल आती है, चलो इलेक्शन हो जाते हैं, PTI जीत जाती है। हैव दे गॉट एनी, वो कहते हैं ना, ऐसी कोई प्लान या प्रोग्राम कि आवाम को बताएं हाँ जी हम ये करेंगे, ये गलत कर रहे हैं। आप तो एक दूसरे पे गालियों पे उतर आए हुए हो, आप पर्सनैलिटीज पे चले गए हो, ऑडियो वीडियो लीक्स आप उस पर खेल रहे हो। आप तो कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे हो। इट इज ऑल डर्टी पॉलिटिक्स व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। देयर इज नो पीपल फ्रेंडली पॉलिटिक्स गोइंग ऑन राइट नाउ। और इसको अब कौन करेगा, ये डेवलपिंग स्टोरी है। ये जब तक ये नया जो आपने अभी कट्टा खोल दिया है 10 दिन का, ये देखते हैं इसके अंदर होता क्या क्या नहीं है। फिर अगेन another developing story with the result कि we are forgetting our national important जो आपके ये जो issues है, particularly ये जो आपके ये जो terrorism के acts हो रहे हैं, ये जो बनी हुआ है, और दीगर आपने जो इसका जिक्र भी किया है, इसको कौन रोकेगा यार, मुझे बताओ ना आप। यकीनन ये परेशान कुन चीज़ें, और सवाल भी यही है, इसको कौन रोकेगा। बेग साहब, सवाल ये है कि देखिए, एक तो पार्लियामान का फोरम होता है, पार्लियामान से PTI बाहर है, एक जमात है, स्टेक होल्डर है, बड़ी जमात है, बड़ी पॉपुलैरिटी है, ज़्यादा सीटें हैं, पार्लियामान से बाहर हैं, वो फोरम क्लोज है। दूसरी दफ़ा ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर मेरा इक़्तिदार नहीं है तो ये पार्लियामान, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी कब आएगी कि पार्लियामान में रहते हुए आपने अपनी लड़ाई लड़नी है। एक वक्त में पीपल्स पार्टी आज भी बड़ा दावेदार है उस बात की कि बड़ी कम सीटों के साथ वो अपोजिशन में बैठ के और अपना रोल उन्होंने प्ले किया था, पार्लियामान से बाहर नहीं। अच्छा, फिर बाहर भी कोई ऐसी कोई कुव्वत अब नहीं मेरे ख्याल से रह गई हुई जो सबको बिठा के डायलॉग करा सके। अभी PJ बीर साहब ने कहा डायलॉग नहीं हो रहा है, डायलॉग कराने वाली कोई कुव्वत नहीं रह गई हुई। एंड जो जितना मुझे याद है, अभी माजी करीब में देखें तो आखिरी मरतबा तमाम स्टेक होल्डर्स 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के लिए साथ बैठे थे, चाहे पसंद था किसी को या नहीं था, किसी ने बिठा लिया था, लेकिन उस बिठाने के पीछे एक बहुत बड़ा सानिया हो गया था, तब अनफॉर्चुनेटली बैठे। अब किस चीज़ का इंतज़ार है, क्योंकि देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, पार्लियामान के रस्ते बंद, इलेक्शन का मुतालबा दूसरे मान नहीं रहे हैं, और कोई कुव्वत है नहीं है, किसी इदारे पर एतमाद नहीं है, कौन बिठाएगा या मामलात को आगे कौन चलाएगा, या हम सिर्फ और सिर्फ बंद गली में है? सर नहीं, है लोग जो बिठा सकते हैं अगर बिठाना चाहें, लेकिन एक जिद है ना कि मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये काला आदमी है। मुझे याद आता है इस पाकिस्तान के बारे में अयूब खान का कि ये काले छोटे छोटे कद के लोग हमारी जान कब छोड़ेंगे। तो ये कहते हैं ये चोर डाकू लुटेरे, ये उनसे बात नहीं करूँगा, ये घटिया लोग हैं ये। हालांकि खुद पर जो इल्ज़ामात हैं वो मौजूद हैं, वो भी इल्ज़ामात हैं, वो भी चोरी के, सरका बिलजबर वगैरह वगैरह इल्ज़ामात। तो अब चले सारे चोर डाकू, सारे चोर सब मिलके बैठ जाएं एक। अच्छा, ये तजवीज़ बहुत पहले आई थी, ये तजवीज़ इंतखाबात के फ़ौरन बाद कोरोना पर बिलावल ने दी थी। क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब आप लीड करें, हम आपके साथ हैं, उनका एनआरओ मांग रहा है। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि आए मिसाक़ मईशत कर लें, एनआरओ मांग रहा है। फिर इस तरह की बातें होती गई। तो जब तक आप कौमी उमूर के ऊपर इत्तफाक़ राय नहीं करेंगे, और वो जो बिठाया था ना 2014 में, वो भी डंडा मार के बिठाया गया था, वो भी कहा गया था 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करो धरना, वरना फिर हम धरना देते हैं। तब दौड़े दौड़े गए थे ये, शायद याद होगा आपको। जी, तो मेरा ख्याल ये कि ये डंडा फिर चल सकता है किसी वक्त में, जब बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इस मुल्क के अंदर बचाव का एक ही रास्ता है, जो PJ मीर ने कहा कि मिल के बैठे बात करें, इंतखाब होते रहेंगे, जब वक्त आएगा इंतखाबात हो जाएंगे अपने वक्त के ऊपर। लेकिन ये तो तय करें करना क्या है, क्या करना है मैशत का। एक ग्रुप कहता है कि भारत से ट्रेड करो, एक कहता है नहीं करो। भारत के ट्रेड के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान हैं। कश्मीर का मसला मौजूद है। 5 अगस्त के बाद जो तकरीर की इमरान खान ने, वो बहुत तारीख़ी तकरीर थी,
उसके बाद सब भूल गए कि कश्मीर में क्या हुआ। टेररिज्म पे जो कुर्बानी हमने दी उसको सब भूल गए, वो दोबारा शुरू हो गया। आपने बता दिया, पीजे ने बताया, मैंने बताया, राय साहब ने बताया कि कितना सीरियस मसला है। इन तमाम मसाइल को लेकर बैठना पड़ेगा मिसाक पाकिस्तान की तैयारी के लिए। मईशत ले लें, टेररिज्म ले लें, तालीम ले लें, बीमारियां ले लें, इन सबको मिला लें। और आपको पता है कि सिंध के अंदर कराची में 38 कॉलेजों का रिजल्ट आया है। अब बहुत कॉलेज हैं, 38 में कोई बच्चा कामयाब नहीं हुआ। क्यों कामयाब नहीं हुआ? आपका तालीमी निज़ाम ख़राब है, आपका तिब्बी निज़ाम ख़राब है, आपका सेहत का निज़ाम ख़राब है, आपका सियासी निज़ाम ख़राब है, आपका इंतखाबी निज़ाम ख़राब है। इंतखाबात आपका नुमाइंदा मुंतखब नहीं करते। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। एक इलाके में 500 वोट पे आदमी जीत जाता है, एक इलाके में 90,000 वोट लेकर हार जाता है। ये कौन सा इंतखाबी निज़ाम हुआ? तो एक इंतखाबी निज़ाम पर भी आपको तय करना होगा कि क्या करना है हमको, मुतनासिब नुमाइंदगी करनी है, किस तरह करना है, वोट किस तरह पड़ना है, वोट गिनना किस तरह है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वोट गिनना किस तरह है, ये भी तय करना होगा। तो बहुत मसाइल हैं, इन मसाइल को हम घर में बैठकर यूट्यूब पर खिताब करके, टीवी पर खिताब करके, गालियां देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक उसकी आ गई बारी लगी होती है, कैमरामैन का दिमाग ख़राब हो गया है, डीएसएनजी उलट गई हैं, गर्म हो गई हैं डीएसएनजी, और लेकिन लगे हुए हम कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं भी करूँगा, और टीवी से खबरें गायब हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब आपने 20 हेडलाइन कर दी हैं, खबरें गायब हो चुकी हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें खबरों का भी अब इल्म नहीं होता आपसे, हमें अपने तौर पर करना पड़ता है आवाम को। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इनको बैठना चाहिए, ये नहीं बैठेंगे। इनकी ज़िद है कि इंतखाब की तारीख दो और मसला हल हो जाएगा। इससे कोई मसला हल नहीं होगा। इंतखाब की तारीख से या इंतखाब देने से कोई मसला हल नहीं होगा। पहले भी आपने कहा था, 2015 में भी कहा था, 17 में कहा था कि इंतखाबात करा दो, मसले हल मैं हो बेग साहब जाएंगे। आपकी बात को आगे लेके चलूँगा। 2014 में आपने कहा कि डंडा मार के बिठाया था। अब ये तो इनके सियासी इख्तलाफात हैं। राजा साहब, डंडा अब तो मारेंगे ही नहीं, अब तो एपोलिटिकल हैं, सियासत से दूर हैं। फिर क्या इन सियासतदानों की मेचोरिटी को इसी तरह चलने दें? अब बेग साहब भी मुत्तफिक, मैं भी, आप भी, बैठना चाहिए, पर बैठ नहीं रहे हैं, ना बैठेंगे, ये भी बात पे हम मुत्तफिक हैं। वे फॉरवर्ड क्या है सर? देखिए, अगर नहीं बैठेंगे पॉलिटिशियंस तो वे फॉरवर्ड स्टेट को रोका नहीं जा सकता। वो फिर आगे चलेगी और उसने चलना है। उसके चलने के लिए अगर जी ठीक है इमरजेंसी लगानी है, अगर ये है कि जी नहीं ये तमाम चीजें किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रही और हमने सरवाइव करना है, हमारा सर्वाइवल जब बिल्कुल स्टेक पे लगा हुआ है। देखिए, हमारे जो इश्यूज हैं वो इतने सीरियस हैं कि जो कि हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी रिलेटेड है, ये आपस में इंटरमिंगल्ड हैं। ये एक दूसरे, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आपके, आज मैं पढ़ रहा था कि जनाब तनख्वाहों के पैसे नहीं रहे, आपके फॉरेन जो हमारे मिशंस हैं उनमें लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे। उसके बाद इतनी बड़ी कर्टेलमेंट आ रही है कि जी सरकारी मुलाजमीन के ये खत्म होंगे, महंगाई बढ़ रही है। तो इस चीजों में फिर अल्टीमेटली देन देयर हैज टू बी अ वे कि जी फिर आपको देखना पड़ेगा जी कौन से वो लोग हैं जो आएंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना पाती तो फिर यू हैव टू पिक कि वो जो टेक्नोक्रेट्स आते हैं या कोई और आते हैं और फिर वही इसको लेके चलेंगे, और कब तक चलेंगे गॉड नोज। पीजे मीर साहब, आपकी क्या राय होगी सर? वैसे तो बहुत तफसील से आप सारी बात बता चुके हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं, बट टू सम इट अप सर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और जो कि प्रैक्टिकल भी हो? ये हम तो बताते हैं ये बैठेंगे नहीं। देखें, ये बिल्कुल सही कहा बेग साहब ने, ये नहीं बैठेंगे। आप सिर्फ एक काम कर दें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ। आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, आप इनकी एलसीआं खोलो, आप इनको आगे जाने दो। आपके पास बड़ा पैसा है जो कि आप कमा सकते हो। आप जरा ये रेड टेप से तो बाहर निकलो भाई। आपके पास यू नीड 300 मिलियन डॉलर्स जो कि आपका पोर्ट पे फंसा हुआ है, पेरिशेबल आइटम्स। वो बैंक से एलसी नहीं खोल रहा, डॉलर ही कोई नहीं है, तो कहाँ देगा वो? आपका वो नुकसान हो रहा है और वो नुकसान होता रहेगा। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो,
पाकिस्तान में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस। जो करता है, जो वो तीन चिट्टे, 2 टेलीफोन कॉल, 4 सिफारिशें ना जाएं, आपका तो काम ही नहीं होता इस मुल्क के अंदर। आप इसको देखो, आप एक्सपोर्ट को बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स को ईज करो। आप जितना ईजिंग करोगे यू विल गेट फॉरेन एक्सचेंज इन रिटर्न, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखें, याद रखें, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये काम करते हैं डॉलर्स के अंदर, और ये हमसे मांगते हैं डॉलर्स क्योंकि हम डॉलर पे नहीं कर सकते, हम तो रुपए में काम करते हैं, ये मांगते हैं हमसे डॉलर, तो हम तो पिसे जाएंगे। और कब तक पिसे जाएंगे मुझे बताए ना, हम तो रुपए इनको नहीं देंगे। रुपया मीन्स नथिंग टू देम, दे वांट डॉलर्स, एंड टू गेट डॉलर्स यू गॉट टू डू बिजनेस। बिजनेस के लिए यू गॉट टू ओपन अप योर विंडोज। हमने विंडोज बंद रखी हुई हैं, काम करने नहीं देते। हम कहते हैं जी हम मईशत को ठीक करेंगे। और भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये यूएई जैसा मुल्क जो कि 74 के बाद ऐसा अरूज पे आया है, क्यों आया है? बिकॉज दे ओपनड अप ऑल एवेन्यूज ऑफ बिजनेस। और आप देखो, इट इज अ हब ऑफ डूइंग बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पास हर चीज़ है। विल, द विल टू डू बिजनेस इज नॉट देयर। एंड और जो हमारे ये जो रुकावटें हैं, ये बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं हर जगह। आपको परमिशंस, ये वो फलाना। और यार, खुदा के लिए, दूसरे ममालिक भी तो है ना, ये क्यों है? चाइना क्यों आपसे आगे गया? मुझे बताए ना। हम तो वही है ना जो अमेरिका को भी गंदम देते थे 50s में। क्या हुआ हमें? बिकॉज वी, मैं क्या कहूँ, डिफोकस्ड आवरसेल्व्स। और याद रखें, हम जो बात करते हैं, हेडमास्टर वेट कर रहा है, 14 साल बैठा रहा है वो, लेकिन ये हेडमास्टर, इसकी भी लिमिट है। अगर स्टूडेंट ठीक नहीं ना होता तो फिर हेडमास्टर केन लेके आ जाता है। तो दुआ करें ये ना आए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन वर्स कम्स टू, वो कहते हैं ना, पुश कम्स टू अ क्रंच, somebody has to come in। अगर आप लोग यहाँ ठीक नहीं होगे, somebody will come in and then get the act right। and let's उम्मीद करते हैं जी कि ठीक हो जाए और वो दिन ना देखना पड़े। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।